नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 की कहानी खाना बदोश पर आधारित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, ये कहानी गांव के गरीब शोषित वर्ग, जिसमें मजदूर, गांव के दूसरे अछूत लोग जिनको नीची जाति का समझा जाता है, और अमीर लोग, जमींदार लोग या ठेकेदार लोग किस तरह से उन गरीबों का शोषण करते हैं, उन्हें अपने प्रयोग की वस्तु समझते हैं, ये इसमें बताया गया है। वो भी हमारी तरह बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन शोषण का शिकार होकर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं और खाना बदोश जैसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको आपके इस पार्ट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो आपके पूरे लेसन को कवर करेंगे, उन्हें आपको समझाया है। तो आप इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखिए और पूरी तरह से अपनी परीक्षा के लिए इस पाठ को तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, खाना बदोश कहानी के आधार पर सुकिया का चरित्र चित्रण कीजिए। तो खाना बदोश कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का जो पात्र है, मुख्य पात्र सुकिया, वो शोषित समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वह गांव छोड़कर अपनी पत्नी मानो के साथ भट्टे पर काम करता है और इसी आशा में वो गांव छोड़कर आया है कि वह शहर में मेहनत मजदूरी करेगा और कुछ पैसे जोड़कर अपने जीवन को सुखी बनाएगा। यहाँ हम उसके चरित्र में बहुत सारी विशेषताएं पाते हैं, जिनमें सबसे पहला गुण है उसके अंदर कि वो परिश्रमी है, मेहनती है, काम करने से जी नहीं चुराता। दूसरा, सुकिया बहुत ही ईमानदार है। वह अपना सारा काम ईमानदारी से करता है और सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाता है, शाम देर तक अपना काम करता है, इधर उधर खाली नहीं बैठता। तीसरे उसके चरित्र की विशेषता है कि वो यथार्थवादी है। यथार्थवादी मतलब वह सपने नहीं देखता है, जो कुछ भी सामने है उसी को ही सच मानता है। पत्नी चाहती है कि हम भी अपना एक पक्का घर बनाएं, लेकिन सुकिया जानता है कि उसके लिए ढेर सारे पैसे की आवश्यकता है और वो पैसा उनके पास नहीं है। अगला गुण उसके चरित्र में है कि वो बहुत ही सहनशील है। वो अपने मालिक के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को सहन करता है और जानता है कि उसका मालिक ताकतवर है और उसकी अपने मालिक के सामने कोई भी औकात नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए वह अपने मालिक के अत्याचारों को चुपचाप सहन करता है। अगले उसके चरित्र की विशेषता है कि वो स्वाभिमानी है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपना स्वाभिमान खोकर जीना नहीं चाहता है। जब उसका मालिक उसकी पत्नी मानो को दफ्तर में अपनी सेवा टहल के लिए बुलाता है, तो वह अपनी पत्नी को वहां जाने से रोकता है, उसकी जगह खुद जाने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए भट्ठा छोड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन सूबे सिंह के गलत इरादों के सामने झुकता नहीं है। लास्ट गुण यहाँ बताया है, जात पात में विश्वास करने वाला। सुकिया एक नीची जाति का, निम्न जाति का व्यक्ति है और वो जानता है कि जो ब्राह्मण लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, वो उनके हाथ का छुआ हुआ खाना भी नहीं खाएंगे, इसलिए ही वह मानो को मना करता है कि वो जसदेव के लिए रोटी ना लेकर जाए। इस प्रकार से आप देखते हैं कि सुखिया एक ईमानदार, परिश्रमी, सहनशील और स्वाभिमानी व्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाना बदोश कहानी के आधार पर मानो का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मानो जो है वो सुखिया की पत्नी है और इस कहानी का एक प्रमुख स्त्री पात्र है। तो खाना बदोश कहानी में मानो सुकिया की पत्नी है। वह सुकिया के साथ गांव छोड़कर भट्टे पर काम करने आती है और उसके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। एक तो वह बहुत ही आज्ञाकारी है, वह सुकिया की हर बात को उसकी आज्ञा मानती है और उसकी हर बात के पीछे पीछे चलती है। चाहे उसका भट्टे पर काम करने का मन नहीं है, वह गांव छोड़कर भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन अपने पति की आज्ञा का वो पूरी तरह से पालन करती है। मानो बहुत ही सुकिया की तरह परिश्रमी भी है, दिन रात कमर तोड़ काम भट्टे पर करती है, अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ना चाहती है। वह भी बहुत ईमानदार है, जैसे उसका पति काम के लिए ईमानदार है, वैसे वो भी अपने काम से काम रखती है, इधर उधर की बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करती है। उसके चरित्र में एक और मुख्य गुण है
कि वह अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए सपने भी देखती है। उसके मन में बहुत सारे सपने हैं कि वो लाल लाल पक्की ईंटों का उसका भी अपना घर हो जिसमें वह खुशी खुशी जीवन व्यतीत करे। कर्मठता में विश्वास, कर्मठता मतलब कठिन परिश्रम करना। वह अपने पति के साथ मिलकर कठिन परिश्रम करती है। क्यों करती है? वह आलस इसलिए नहीं करती क्योंकि वो चाहती है कि मेहनत से वो कुछ पैसे इकट्ठे करें और उसका भी अपना घर बन जाए। आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली, वह अपनी इज्जत की रक्षा करना जानती है। वह अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती है। वह किसनी नहीं बनती। सूबे सिंह के दिखाए गए चमक दमक के जाल में फंसकर वह सबकी नज़रों में गिरना नहीं चाहती। इसीलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो भट्ठा छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है उसके चरित्र की विशेषता कि वह बहुत ही ममतामयी औरत है। जात पात में विश्वास नहीं रखती। जब जसदेव जो है वो घायल हो जाता है तो नीची जाति की होते हुए भी वह उसके लिए रोटी बनाकर लेकर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति बराबर वाले झोंपड़े में भूखा सोए। अगला उसके चरित्र का गुण है कि वो बहुत ही सहनशील है। सूबे सिंह के गलत इरादों के साथ समझौता नहीं करती तो सूबे सिंह उन्हें तरह तरह से तंग करना शुरू कर देता है। छोटी छोटी गलतियों पर उनकी मजदूरी काट लेता है, पर मानो जो है वो सब चुपचाप सहन करती रहती है। भावुक है, बहुत इमोशनल है। बानो जो है बात बात पर भावुक हो जाती है। वह भट्ठे से निकली लाल लाल ईंटों को देखकर भावुक हो जाती है और अपना घर बनाने का सपना देखने लगती है। जब ईंटें टूट जाती हैं, रात के समय कोई उन्हें तोड़ देता है उसकी बनाई गई ईंटों को, तो वह भावुक होकर पागलों की तरह से रोना शुरू कर देती है। उसे ऐसे लगता है ईंटों के टूटने के साथ साथ उसके सपने भी टूट गए हैं। तो इस तरह से आप देख रही हैं कि मानो जो है वो ममतामयी है, सहनशील है, भावुक है, ईमानदार है, कर्म में विश्वास रखने वाली है और अपने आत्मसम्मान के साथ सौदा नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है भट्ठे पर रहने वालों का जीवन कैसा था। तो भट्ठा जो था बेटे वो शहर से दूर खेतों में था। दिन के समय वहाँ बहुत शोर रहता था, लेकिन रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। ठेकेदार और भट्ठे के मालिक दोनों जो हैं वो शहर वापस अपनी गाड़ी में लौट जाते थे और वहाँ पर जो मज़दूर हैं वो धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी झोंपड़ियों में चले जाते थे। भट्ठे पर बड़ी ही शांति हो जाती थी। चूल्हे पर बाहर ईंटों के चूल्हे बनाकर वो उस पर अपना खाना बनाते थे। खाना भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता था। धन की कमी के कारण वो गुड़ या मिर्ची की चटनी बना लेते थे। सब्जी तो बहुत कभी कभी ही वो लोग बनाते थे। अगर किसी मज़दूर को चोट लग जाती थी तो वो मिट्टी लगाकर उसके घाव को भर देते थे और दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी अपनी छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेते थे। वे अपने आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने देखते थे जो उन्हें लगता था एक न एक दिन अवश्य ही पूरे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्ठा छोड़ते हुए मानो की मानसिक दशा कैसी थी। तो मानो ने भट्ठे पर रहते हुए पक्के मकान का सपना देखा था। उसका सपना सूबे सिंह ने अपने पैरों के नीचे रौंद दिया था। जब मानो और सुकिया के सूबे सिंह के अत्याचारों को सहने की सीमा समाप्त हो गई तो उन्होंने ये भट्ठा छोड़ने का निर्णय किया। मानो सुकिया का हाथ पकड़े उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन कदम उठ नहीं रहे थे क्योंकि उसके सपने पीछे छूट गए थे। उसे सभी पराये लग रहे थे। उसने जसदेव की तरफ देखा। उसे लगा कि जसदेव उन्हें रोक लेगा, पर जसदेव भी चुप रहा। इससे वह और भी टूट गई। टूटे हुए सपने लिए दुखी मन से बिना कुछ शब्द बोले वह अपने पति के साथ अगले पड़ाव के लिए चल दी थी, जिसका पता उसके पति को भी नहीं था। तो उसकी मानसिक दशा जो थी वो बहुत ही उस समय खराब थी। वो बड़ी ही निराशापूर्ण स्थिति में थी क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि अब भट्ठा छोड़कर वो आगे कहाँ पर जाएंगे, कहाँ उन्हें काम मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है उस दिन की घटना के बाद सूबे सिंह ने किस प्रकार उन्हें भट्ठा छोड़ने को मजबूर किया। तो सूबे सिंह जो मानो को अपने ऑफिस में अपनी सेवा टहल के लिए बुलाना चाहता था, मानो वहाँ नहीं गई। सुकिया और जसदेव ने इसका विरोध किया तो सूबे सिंह उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और उसने उन्हें तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। पहले तो उसने सुकिया से ईंट बनाने का खांचा छीन लिया और उसकी ड्यूटी जो थी वो मोरी के आगे लगा दी। मोरी का काम बहुत खतरे वाला था क्योंकि जरा सी असावधानी पर मृत्यु भी हो सकती थी। उसके बाद
उन्होंने छोटी छोटी गलतियों पर उनकी मजदूरी भी काटनी शुरू कर दी। सुखिया और मानो बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। रात को किसी ने उनकी बनाई हुई सारी कच्ची ईंटें तोड़ दी थी। सभी जानते थे कि ये काम किसका है, और ठेकेदार ने ईंटें टूट जाने के कारण उनकी मजदूरी भी उन्हें देने से मना कर दिया। तो इस तरह से भट्ठे का वातावरण जो था वो उनके लिए बड़ा ही परायेपन वाला हो गया, और मजबूर होकर, निराश होकर, उन्हें परेशान होकर वो भट्ठा छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि सूबे सिंह ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट है, खानाबदोश कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अक्सर शीर्षक की सार्थकता इसलिए पूछ ली जाती है कि हर कहानी का कोई ना कोई शीर्षक अवश्य ही होता है, और जो शीर्षक यहाँ दिया गया है वो कहानी के लिए कितना उचित है। तो खानाबदोश उन्हें कहते हैं जिनका एक जगह रहकर कोई भी पक्का ठिकाना नहीं होता। और वही इस कहानी में भी बताया गया है कि मानो और सुकिया जो है गांव की अपनी नर्क जैसी ज़िंदगी छोड़कर कुछ सपने लेकर शहर में आए थे। दोनों ने बड़ी ईमानदारी से कड़ी मेहनत भी की। सूबे सिंह ने मानो के आत्मसम्मान को चोट पहुंचानी चाहिए, जिसके मानो और सुकिया ने विरोध किया। सूबे सिंह ने छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें तंग करना शुरू कर दिया, और इसीलिए वो बिखरते चले गए, उनके सपने टूटते चले गए, और कहानी के अंत में मानो और सुकिया हाथ पकड़कर एक खानाबदोश की तरह एक दिशाहीन यात्रा पर चल दिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था अब उनका अगला पड़ाव कहाँ पर होगा। तो इसलिए कहानी का जो शीर्षक है खानाबदोश, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटचिट से लेखक को क्या भान होता था? तो लेखक को चूल्हे की जलती लकड़ियों की चिटचिट मन में फैली दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनियाँ लगती थीं, जहाँ सब कुछ अनिश्चित था। इन मन की दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों का जो उदाहरण है वो चूल्हे की जलती लकड़ियों की चिटचिट से लेखक ने यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट है, सुकिया के मन में कौन सी बात बैठ गई थी? तो सुकिया के मन में यह बात घर कर गई थी कि नर्क की ज़िंदगी से निकलना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। यदि तरक्की करनी है तो गांव से निकलकर शहर में काम करना होगा, क्योंकि गांव में उतनी अपॉर्चुनिटीज़, उतने अवसर आगे बढ़ने के, पैसे कमाने के नहीं थे। इसीलिए सुकिया मानो को लेकर शहर आ गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला है, भट्ठे का सबसे खतरनाक काम था मोरी पर काम करना। तो मोरी पर काम करना सबसे खतरनाक था क्योंकि वहाँ पर ठेकेदार की निगरानी में कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भरकर आग लगा दी जाती थी, और उसमें बुरादा बार बार खुद डालना पड़ता था, तो कभी भी आग फैलने का डर रहता था। इसलिए मोरी का काम सबसे खतरनाक होता था। नेक्स्ट है, दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्ठा अंधेरे की गोद में समा जाता था। तो दिन भर तो ठेकेदार, मालिक, मजदूर सब इधर उधर काम करते रहते थे, जिससे कि सारा दिन भट्ठे पर रौनक सी रहती थी। लेकिन जैसे ही शाम होती थी, शहर से दूर होने के कारण वहाँ पर बिजली भी नहीं थी, तो सारा भट्ठा जो था वो अंधेरे की गोद में समा जाता था। अब कपड़े लत्तों की कमी नहीं थी। इसका तात्पर्य ये है कि जब किसनी सेवा टहल करने लग पड़ी सूबे सिंह की, तो सूबे सिंह भी उसे खुश करने के लिए तरह तरह के उपहार दिया करता था, जिससे ये वाक्य यहाँ प्रयोग करा गया है कि अब कपड़े लत्तों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। नहीं, भट्ठा नहीं छोड़ना है। तो ये बात जो है, सूबे सिंह जब मानो को अपने पास बुलाता है और मानो किसनी नहीं बनना चाहती, तो उसे लगता है कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं है। सुकिया चाहता है कि उसकी पत्नी की इज्जत बनी रहे, इसलिए वह भट्ठा छोड़ना चाहता है, लेकिन मानो को अपने सपने टूटते हुए नजर आते हैं, इसलिए वह भट्ठा ना छोड़कर सूबे सिंह के गलत इरादों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है, एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच। तो सूबे सिंह मानो को अपने जाल में ना फंसता देख उन्हें तंग करने के तरह तरह के बहाने ढूंढने लगा। सुखिया से सांचा वापस लेकर उसे मोरी के काम में लगा दिया गया था, और मानो को जसदेव के साथ काम करना पड़ता था। सूबे सिंह और सुखिया के बीच चुप्पी तो थी, बात तो नहीं करते थे, सूबे सिंह कुछ कहता भी नहीं था, लेकिन सूबे सिंह और सुखिया के बीच में एक शीत युद्ध जारी था।
नेक्स्ट है, उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। तो जब मानो भट्टे पर ईंटें बनाती है और रात के समय उसकी सारी ईंटें कोई तोड़ देता है, तो वह दुख के मारे पागल हो जाती है। उसे लगता है कि सूबे सिंह उसका घर तोड़ रहा है। सुखिया को ऐसा लगता है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है और भट्टे पर सारे लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। इसीलिए वह भट्ठा छोड़ने का निश्चय भी कर लेता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने खानाबदोश कहानी के माध्यम से क्या चित्रित करना चाहा है? तो लेखक ने खानाबदोश कहानी में मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया है। बताया है कि मजदूर वर्ग कितनी भी ईमानदारी से काम कर ले, वह कितनी भी इज्जत के साथ जीने की कोशिश करे, लेकिन सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर और चरित्रहीन लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भट्टे पर सबसे कठिन काम कौन सा था और क्यों? तो भट्टे पर मोरी का काम सबसे अधिक कठिन था, क्योंकि वहाँ आग जलाने का काम था और थोड़ी सी असावधानी से मौत भी हो सकती थी। मजदूर को 24 घंटे यहाँ ड्यूटी पर लगाया जाता था। सुकिया मानो के हर सवाल का क्या उत्तर देता था? सुकिया के मन में ये बात घर कर गई थी कि नर्क की ज़िंदगी से निकलना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। मानो की हर बात का उसके पास एक यही जवाब था। वह अपने उत्तर के तर्क में कहता था कि बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पर ही होती है। घर में तो चूहा भी शेर होता है। कंधे पर लठ रखकर घूमने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े भी नहीं हो पाते, बकरियों के समान मिमियाने लगते हैं और गांव में गरीब को इंसान नहीं समझते। तो वो चाहता था, मानो को समझाता था कि अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें गांव छोड़कर शहर में जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, मानो और सुकिया किसके साथ और कहाँ आ गए थे? तो मानो और सुकिया गांव देहात छोड़कर एक दिन असगर ठेकेदार के साथ भट्टे पर आ गए थे। वो दिहाड़ी मजदूर बनकर आए थे। सुकिया के हफ्ते भर के काम से खुश होकर भट्टे के ठेकेदार असगर ने उसे सांचे से ईंट बनाने का काम दे दिया था। नेक्स्ट है, भट्टे पर मालिक कौन था और वहाँ पर कितने लोग काम करते थे? तो भट्टे का मालिक था मुख्तार सिंह। भट्टे पर 30 लोग काम करते थे। मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार शाम को गांव शहर वापस लौट जाते थे और शाम होते ही सारा ईंट भट्टा जो था वो अंधेरे की गोद में समा जाता था, क्योंकि वहाँ पर रोशनी लाइट का इंतज़ाम नहीं था। झोंपड़ियों में छोटी छोटी टिमटिमाती ढिबरियाँ ही दिखाई देती थीं। नेक्स्ट है, किसनी सूबे सिंह के साथ कहाँ जाती थी और महेश में क्या परिवर्तन आया? तो किसनी सूबे सिंह के समक्ष अपनी इज्जत खो चुकी थी। वह सूबे सिंह की वासना को मिटाने का एक साधन थी। सूबे सिंह किसनी को अक्सर शहर ले जाता। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। किसनी कई कई दिनों बाद तक शहर से लौटती नहीं थी और जब लौटती तो थकी, निढाल और मुरझाई हुई होती। उसका पति महेश रोज रात को शराब पीकर मन की भड़ास निकालता था और दिन भर झोंपड़ी में पड़ा रहता था। नेक्स्ट है, भट्टे में पक्की लाल ईंटों को देखकर मानो कौन सा सपना देखने लगी थी? तो भट्टे में पक्की लाल ईंटों को देखकर मानो अपना पक्का घर बनाने का सपना देखने लगी थी। उसने सुकिया से भी पूछा था कि घर बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए। सुकिया ने उसे समझाया था कि ईंटों के अलावा लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत आदि सामान भी लगता है। तो यह सुनकर मानो बेचैन हो गई। उसके दिमाग में ईंटों का लाल रंग छा गया था और उसका एक ही लक्ष्य था कि पैसे इकट्ठे करके किसी तरह से वह अपने लिए पक्की ईंटों का घर बना सके। तो इस तरह से बच्चों, खानाबदोश पाठ के हर एक पैराग्राफ पर आधारित जितने छोटे प्रश्न बन सकते थे जो इस पाठ से संबंधित एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो इस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।